बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट का आप सभी लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे कि बेसिक एजुकेटर पर आपको पहले डिफरेंट लाइव सेशंस में और टेलीग्राम के माध्यम से बताया गया था कि ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट आपको सितंबर में देखने को मिलेगी और सेम वही हुआ है। ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट सितंबर के महीने में आपके लिए आ चुकी है और कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, और नोटिफिकेशन आ गया। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि बेसिक एजुकेटर पर अगर कोई बात बोली जा रही है तो आप लोग उस पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। एनीवेज, हम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की तरफ नज़र डालते हैं तो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन ईएसएससी 2023-25 के नाम से एग्जामिनेशन होना है और आमूलचूल परिवर्तन इस बार जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा, लंबा वीडियो होगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें हम ईएमआरएस रिक्रूटमेंट की हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ जो इस रिक्रूटमेंट में होने वाली है, नोटिफिकेशन में दी गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, इसके जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 23/10/2025 है, यानी कि 23 अक्टूबर 2025 है। अब वेबसाइट वगैरह चालू होने पर इसका ऑनलाइन फॉर्म का भी लिंक वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो आपकी प्रिंसिपल पीजीटी SC ST PWD के फीमेल SC ST PWD के लिए आपकी 500 रुपये है और अदर देन फीमेल SC ST PWD के लिए प्रिंसिपल के लिए 2500, PGT TGT के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये है। फिर अभी जो एडमिट कार्ड है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर एंटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और अभी हम इस वीडियो के लेटर हाफ में बात करेंगे कि कब इसके एग्ज़ाम वगैरह हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। एनीवेज़, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन है। इसमें मैं जो मेन पॉइंट्स है जिस पर आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल पीजी प्रिंसिपल के 225 पदों पर, जो कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। मतलब आप यकीन मानिए, प्रिंसिपल के 225 पद आना बहुत बड़ी बात है। तो जो KVS NVS के PGTs हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं जो 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PGT 1460 पोस्ट है, अपने आप में बड़ी रिक्रूटमेंट है। TGT 3962, एक बड़ी रिक्रूटमेंट इसमें भी देखने को मिल रही है। स्टाफ नर्स पिछली बार शायद नहीं आया था, तो इस बार पहली बार आ रहा है। हॉस्टल वार्डन की भी एक बड़ी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, 635 पद। अकाउंटेंट की जो एक वो था कि अकाउंटेंट के पद आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, तो वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि अकाउंटेंट के भी पद इस बार आए हैं। JSA के आपके 228 पद हैं, लैब अटेंडेंट के आपके 146 पद है। टोटल 7267 पद है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले लाइव सेशन और वीडियो के माध्यम बताया, तो लगभग 7000 के लगभग पद आने वाले हैं और सेम उसी के अराउंड ये पदों की टैली है। प्रिंसिपल की तो क्या ही ब्रेकअप करें, PGT के पद जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में आपके टोटल 112 पद हैं, जो कि कंपैरेटिवली एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम है। हिंदी के 81 पद हैं और ऐसा इसलिए है कि लास्ट टाइम जो है काफ़ी पद इंग्लिश और हिंदी में भर लिए गए थे। मैथ के 134 पद है। केमिस्ट्री में आपको 169, फिजिक्स में 198 पद देखने को मिल रहा है। बड़ी रिक्रूटमेंट आपको फिजिक्स में देखने को मिल रही है। बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155 और कंप्यूटर साइंस में 154 पद हैं। टोटल 1460 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ TGT में आपको हिंदी में 424 पद, इंग्लिश में 395 पद, मैथ्स में 381 पद, सोशल स्टडीज़ में 392 पद, साइंस में 408 पद। कंप्यूटर साइंस इस बार TGT CS की एक पोस्ट क्रिएट की गई है, जो कि एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आपको 550 पोस्ट कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट टाइम नहीं थी। इसके अलावा जो TGT रीजनल लैंग्वेज के पद हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी मिसलेनियस कैटेगरीज़ के टीचर्स हैं उसमें आपके म्यूज़िक के 314 पद, आर्ट के 279 पद, पैट के PET मेल के 173 पद, PET फीमेल के 299 पद, लाइब्रेरियन के 124 पद हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट में आपके हॉस्टल वार्डन मेल के 346, फीमेल के 289, स्टाफ नर्स के 550, अकाउंटेंट 61, JSA 228, लैब अटेंडेंट 146, टोटल 1620 पद आपके इसमें नॉन टीचिंग में हैं। और यहाँ पे आपकी जो मतलब
विकलांगता की या दिव्यांगता की जो कैटेगरीज़ हैं वो इसमें बताई गई है, वो आप देख लेना। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको मेंशन किया गया है। पिछली बार इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को लास्ट टाइम में जाके डिस्क्वालीफाई किया था, तो ये एक बड़ा मैटर था जो कि इस बार इसको सॉर्ट आउट किया गया है। और साथियों मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है, पिछली बार बहुत सारे जो साथी हैं वो कट ऑफ डेट की वजह से बाहर हो गए थे, तो कट ऑफ डेट यहाँ पे 23 अक्टूबर 2025 है। तो इसका मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ें आपकी 23/10/2025 से पहले की होनी चाहिए। 23/10/2025 के बाद अगर कोई आपका क्वालिफ़िकेशन पूरी हो रही है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हैं, आपको बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस बार लास्ट टाइम ये इस पर कोर्ट केस हुआ, सब कुछ हुआ, बट जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब बाहर ही किया गया था। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगी। और इसके जो आगे मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो देखिए, रिटन टेस्ट फॉर टीयर 2 विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 2 द ESSC 2025 कीपिंग इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसीज कैंडिडेट विल कार्ड फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरेक्शन। तो ये प्रिंसिपल के लिए है कि 1:3 के रेशियो में प्रिंसिपल को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो रहेगा 80:20 रहेगा इंटरव्यू का। देखो, इन केस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ the final selection will be based on marks obtained in written in tier 2 of ESSC only, subject to the outcome of the document verification. However, in respect of JSA, candidate who qualified the skill test only will be considered for preparing the merit list. तो नॉन टीचिंग स्टाफ के मामले में जो टीयर 2 में आप मतलब मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। JSA के मामले में आपको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और टीयर 2 के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:3 के रेशियो में JSA के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। और इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा वो आप देख लीजिए, शायद आप लोगों ने इस पर अभी डिस्कस नहीं किया है कहीं भी, और वो ये है कि हाँ, for consideration of the selection of the notified post, every candidate has to score minimum 30% in respect of general OBC EWS candidate and 25% in respect of SC ST PWBD candidate in tier 2 examination। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होना है वो tier 2 के बेस पे होना है, ठीक है। बट tier 2 में अगर कैंडिडेट नहीं भी मिलते हैं तो साथियों इसमें आप देख लीजिए कि आप अगर जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टीयर 2 में मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही है। और आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने ही है, तभी आप टीयर 2 पास माने जाएंगे। हो सकता है कट ऑफ इससे ज़्यादा हो, बट अगर इससे कम अगर नंबर आते हैं तो आप जो हैं वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। अगर पद खाली भी रह जाते हैं तो भी उन पदों को खाली छोड़ दिया जाएगा, बट वो पद नहीं भरे जाएंगे। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सर, आप लोग कह सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब 25% नंबर भी ना आए। तो मैं इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो पेट फीमेल की जो पोस्ट है उसमें 120 नंबर का शायद एग्ज़ाम था, तो उसका अगर मैं 30% निकालूँ तो 12-36 नंबर बैठता है। और आप यकीन मानेंगे, मतलब यकीन नहीं मानेंगे कि उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 28 नंबर गई थी, पेट फीमेल की कट ऑफ, यानी कि 28 नंबर जिसके 120 में से आए थे वो बंदा जो है वो नौकरी पाया है। पेट फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल में उसको नौकरी मिली है 28 नंबर पे। मतलब 28 नंबर तो तुक्के से भी आ सकते हैं, मान लीजिए ये। तो इस बार इन्होंने बोला है कि भाई मिनिमम 30% नंबर लाएंगे ही। आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 25% नंबर आपको लाना ही होगा, तभी आप उस पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नहीं तो पद खाली रह जाएंगे, फिर भी हम नहीं भरेंगे। पोस्ट खाली रह जाएगी, फिर भी नहीं भरेंगे, पर इतने नंबर आपको लाना ही है। आप समझिए कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे गए हैं तो नंबर तो आप कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हलवा है। इसके साथ साथ
एक चीज़ और है वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने की है इस बार कि इन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी हैविंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पैनल एंड विल बी ऑपरेटेड एज एंड व्हेन वैकेंसी अराइज। तो इन्होंने बोला है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके साथ एक CML तैयार करेंगे, कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, एक पैनल तैयार करेंगे और वो पैनल जो है आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा। सपोज़ किसी विषय में Tier 2 पास करने के बाद Tier 2 आपके मान लो 500 बच्चों ने पास किया, पद थे 100, है ना। तो 100 बच्चों का जो है शुरू के 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उस CML में से। फिर उसके बाद जो बाकी जो 400 बच्चे हैं उनका पैनल जो है वो वैलिड रहेगा 2 साल तक। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए 2 बंदे नौकरी छोड़ के चले गए या 2 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बाद क्या होगा, उन 2 बंदों को उसमें से 2 अगले बंदे बुला लेंगे। फिर हो सकता है वो जो जिन लोगों को नौकरी मिली थी उनमें से 10 लोगों ने नौकरी छोड़ दी, तो उसके बाद 10 लोगों ने नौकरी छोड़ दी तो उस CML में से अगले 10 बंदे उठा लिए जाएंगे कि भैया आ जाओ नौकरी ज्वाइन कर लो। ऐसा पिछली बार जो है मैंने जो NVS की रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें देखा था, पैनल बनाया गया था और जैसे जैसे लोग नौकरी छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि KVS की रिक्रूटमेंट हुई थी, लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, तो नौकरी छोड़ के गए थे, तो फिर उसके बाद जो ऐसे लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर आया था जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ उनको नौकरी लगेगी। तो एक बहुत ही अच्छा वो है कि पैनल बनने के बाद वो पैनल 2 साल तक वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे लोग नौकरी छोड़ेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, कुछ भी परिस्थितियाँ रहेंगी, अगर कोई भी पोस्ट वैकेंट होगी तो उस मतलब नई रिक्रूटमेंट ना निकाल के उसी पैनल में से बंदे को उठा लिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी मौका मिल सकता है जो बिल्कुल मतलब हो सकता है कि उनके चांसेस ना भी हो, बट लोग 10 लोग नौकरी छोड़ के चले गए। पता है आपको ये मर्ज की बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं, तो नौकरी छोड़ेंगे तो अगले बंदे को मौका मिलेगा। पिछली बार जैसे एक क्राइटेरिया बांध दिया गया था कि 10% ही वेटिंग लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार वेटिंग लिस्ट आके रह गई, पद खाली रह गए फिर भी वेटिंग लिस्ट आगे नहीं आई, क्योंकि इसमें प्रोविज़न था कि एक बार ही वेटिंग लिस्ट आई। इस बार एक बहुत ही अच्छा मतलब कदम बोलूँगा, मतलब जो लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अच्छा कदम है, बट जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो बाद में एलिजिबल होंगे तो उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर ये पैनल 2 साल तक वैलिड रहता है तो आप मान के चलिए कि 2025 चल रहा है सितंबर, अब इसका रिज़ल्ट आते आते आपका मतलब हो सकता है अप्रैल मई जून जुलाई हो जाए, मान लीजिए जून 2026 मान लेता हूँ, तो जून 2028 तक कोई भी भर्ती नहीं आएगी EMRS की, ये मान के चलिए जून 2028 तक। अगर मैं मानता हूँ कि जून तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो जून 2028 तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। जब भी आएगी जून 2028 के बाद जाके मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास या 2029 के आसपास रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो मतलब इन जो अभी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, बट जो नए एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए नुकसानदायक है। फ़िलहाल हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो बहुत अच्छा कदम है, इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा, और जो रिज़ाइन करने से पोस्ट खाली रह जाती थी उनको अगली रिक्रूटमेंट 2 साल 3 साल अगली रिक्रूटमेंट का इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके वो पद भरते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितने पद हैं अगर कोई रिज़ाइन भी करता है तो उसकी जगह पे नए बंदे को उस पैनल में से उठा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो ये सब आप चीज़ें पता ही है आपको। अब पे लेवल की बात कर लेते हैं। तो एक लड़ाई रहती थी हमेशा पे लेवल की, तो वो लड़ाई अभी भी जारी है बदस्तूर। प्रिंसिपल आपकी पे लेवल 12 की जॉब है, PGT पे लेवल 8 की, TGTs जो हैं आपके पे लेवल 7 हैं, लाइब्रेरियन पे लेवल 7 है, बट जो आपकी मिसलेनियस टीचर है आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, उनको इस बार भी पे लेवल 6 में रखा गया है। तो उनका नियर फ्यूचर में पे लेवल 7 होने का तो मुझे लगता है कोई चांसेस नहीं है, बशर्ते आगे चल के नेक्स्ट वालों की नींद खुले या कुछ वो सोचे तो अलग बात है, नहीं तो अभी नियर फ्यूचर में उनका पे लेवल 7 होने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप मान के चलिए आपको पे लेवल 6 में ही अभी अपनी नौकरी बितानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होना होता तो इस रिक्रूटमेंट में इनको पे लेवल 7 में किया जाता। स्टाफ नर्स पे लेवल 5 की जॉब है, हॉस्टल वार्डन पे लेवल 5 है, अकाउंटेंट पे लेवल 6 है, JSL 2 है, लेफ्टिनेंट लेवल 1 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टियर सिस्टम रखा गया है एग्ज़ाम में, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है पर 2 टियर एग्ज़ाम सिस्टम रखा गया है। इसमें क्या है,
टीयर 1 आपका पेन पेपर मोड पे होगा, टीयर 2 भी पेन पेपर मोड पे होगा, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल का उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जेएसए का आपका स्किल टेस्ट होना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, और एक रीजनल लैंग्वेज आपको टीजीटी के लिए चूज़ करनी पड़ती है। तो आप मान के चलिए कि वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और इसमें एक बात बता देता हूँ, रीजनल लैंग्वेज आप जो भी चूज़ करेंगे, डोमेन नॉलेज ऑफ टीयर 1, डोमेन नॉलेज के ऊपर हम बात करेंगे। डोमेन नॉलेज में आपका वो सेम लैंग्वेज में ही आएगा, हिंदी रखेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश रखेंगे तो इंग्लिश में आएगा, या जो भी अपना बंगाली, उर्दू, उड़िया जो भी रखेंगे उसमें आएगा। प्रिंसिपल का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि टीयर 1 की बात कर लेते हैं, तो इसमें वही 100 नंबर का है। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस, और इंग्लिश कॉम्पिटेंसी और हिंदी कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये 100 नंबर का है। प्रिंसिपल के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते हैं फ़िलहाल। टीयर 2 में आपके 1:10 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद वही होगा कि ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, और 15 क्वेश्चन जो है 15 चौका 60, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और टेस्ट की ड्यूरेशन आपकी 3 घंटा होगी। यहाँ पे पीजीटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो टीयर 1 है उसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, आईसीटी यानी कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे। डोमेन नॉलेज में आपके 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और एनईपी पे क्वेश्चन होंगे आपके 10 नंबर के। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टोटल हिस्सा है, आप मान के चलिए लगभग ये 30 और 30 60 नंबर का जो हिस्सा बन जा रहा है, ये आपका एक तरीके से वो पेडागोजी बेस्ड ही बन जा रहा है। एनईपी 10 नंबर अलग है फ़िलहाल, नहीं तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी लगभग वही है, और आपका पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन भी वही है। तो यानी कि आपको 60 नंबर इसके लिए अपने तैयार करने होंगे। तो इस बार एक तरीके से जो पेडागोजी वाला जो एक तरीके से पोर्शन है, उसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। नहीं तो पिछली बार टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ 10 ही नंबर का था। तो इस बार आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ये तो आप समझ लीजिए। इसके अलावा आपके जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको मतलब 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अब इसमें मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे बोला गया दिस पार्ट क्वालिफाइंग इज नेचर ओनली विद मिनिमम 40 मार्क्स टुगेदर, दैट इज़ मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये जो 20 नंबर है, ये आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बट ये 20 नंबर आपको क्वालिफाई करने होंगे। अब इसमें देखिए, इस बार और पिछले बार में क्या अलग है। पिछली बार क्या था, आपको इंग्लिश और हिंदी को सेपरेटली पास करना था, यानी कि 10 नंबर में से 4 नंबर इंग्लिश में लाना कंपलसरी था, 10 में से 4 नंबर हिंदी में लाना कंपलसरी था। इस बार क्या कर दिया है इन्होंने, इन दोनों को एक ही सेगमेंट बना दिया है, और बोला है कि भाई 20 में से 8 नंबर ले आओ। हो सकता है आप इंग्लिश में जो 10 क्वेश्चन है 10 में से 8 नंबर ले आए, हिंदी में आपके 0 हों तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके हिंदी में 20 में से 10 में से 8 नंबर ले आए, आप इंग्लिश में 0 ले आओ तो भी आप एलिजिबल है। पिछली बार ये आपके पास सहूलियत नहीं थी। पिछली बार ये प्रॉब्लम थी सबके साथ कि बहुत सारे बंदे जो हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हो गए थे, इंग्लिश 4 नंबर ला ही नहीं पाए थे 10 में से, जिस वजह से पीजीटी की कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम चली गई थी। तो इस मामले को नेस्ट ने कंसिडर किया है, और इस बार इन दोनों को जोड़ दिया गया है कि हाँ भाई, इसको एक ही सेगमेंट बना देते हैं, हिंदी और इंग्लिश को टोटल मिलाकर 20 में से 8 नंबर ले आओ। आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में स्कोर कर लेना, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में स्कोर कर लेना। ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप 4 नंबर नहीं ला पाए, आप फेल हो गए, तो ये ना हो। इसमें एक चीज़ बोली गई है कि ये 2.5 घंटे का आपका टेस्ट होगा, यानी कि 1.5 घंटे आपके पास 150 मिनट होंगे और 120 क्वेश्चन होंगे, तो पर्याप्त समय है प्री करने के लिए। आपके पास लगभग 1 घंटा बच जाएगा, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आती है टीयर 2। टीयर 2 में आपके प्री के बेस पर 1:10 यानी कि एक पद के सापेक्ष 10 लोगों को
टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि आप ठीक ठाक अगर करके आ गए टीयर 1 तो टीयर 2 के लिए आपकी कॉल आ जाएगी। ये है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो इसमें जो है आपका कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें प्योर आपका सब्जेक्ट है। तो इस बार जो आपका जो सिलेक्शन होना है वो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज के बेस पर होना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेस्ट अंडर ESSE 2025। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है। तो एक अच्छी चीज़ ये रखी गई है इसमें कि बंदा बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा गया है, इसको हाइब्रिड मोड में रखा गया है। तो बच्चे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में मार्क्स स्कोर कर देंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मतलब कर लेंगे तो मतलब मार्क्स ठीक ठाक बन जाएंगे। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव हैं, 4-4 नंबर के, 60 नंबर के, और 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, 1-1 नंबर के, 40 नंबर के। तो इस तरीके से आपके 3 घंटे का टेस्ट है। अब ये 15 जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर कितने नंबर की वर्ड लिमिट रहेगी, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 150 शब्दों के आसपास रहने वाली है। तो 150 शब्दों का जो है आपको आंसर इसमें लिखना पड़ेगा। 100 से 150 शब्दों के बीच में इसकी लिमिट रहेगी, मुझे जो लगता है 15 क्वेश्चन लिखने के लिए। तो अच्छी खासी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो जो लोग लिमिट पूछ रहे थे, वर्ड लिमिट, अभी इसका हम वो देखेंगे, क्या कहते हैं, सिलेबस वगैरह, वो उन चीज़ों में और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर इसमें क्लियर नहीं किया गया तो डिस्क्रिप्टिव से पहले इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। बट आप 100 से 150 शब्दों का आप मतलब लगभग अपने आप को तैयार करके रखिए। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा टीयर 2 के आधार पे, यानी कि जो 100 नंबर है, 55 क्वेश्चन 100 नंबर, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। अब मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, वो बाद में आएगी। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नहीं, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें KVS में नहीं थी, इसमें थी। तो नेगेटिव मार्किंग अब भी है, और प्री में तो रहेगी यानी टीयर 1 में, और जो आपका मेंस है उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बट नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो इसमें सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है 40, तो इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्री में 1/3 है, इसमें भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। डिस्क्रिप्टिव में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो मार्क्स मतलब अच्छा लिखते हो तो नंबर मिलेंगे, नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। बट आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी मेंस में भी। और आपका जो सिलेक्शन होना है वो होना है टीयर 2 के बेस पर। इसके अलावा आपका जो TGT है, TGT में देखिए जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का, रीजनिंग 15 नंबर की, ICT 15 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, और डोमेन नॉलेज आपका वही 30 नंबर का रहेगा। सेम PGT वाला पैटर्न है। TGT PGT में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। बस इसमें अगर डिफरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है डिफरेंस आपका रीजनल लैंग्वेज वाला जो है। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको 3 लैंग्वेज मिलेंगी, एक जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, चौथा मिलेगा वो तीसरा मिलेगा को रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेज आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी। आप ये मत मान के चलिए कि आप बंगाली चूज़ कर लेंगे तो आप वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, नहीं। वो रीजनल लैंग्वेज सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। आप किस लैंग्वेज में एक पोर्शन करना कन्वीनियंट मानते हैं। आप अगर मान लीजिए गुजराती चूज़ कर लेते हैं तो ये मत समझिए कि आपको गुजरात में पोस्टिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपको UP MP में पोस्टिंग मिल जाएगी, नहीं। वो सिर्फ पर्पस ऑफ एग्ज़ाम के लिए, अपॉइंटमेंट में उसका कोई योगदान नहीं रहता है। मैं इस बार, पिछली बार भी मैंने लोगों को समझाया था, इस बार भी बता रहा हूँ। तो आप इसको समझ के मत करिएगा कि मैं वो वाली रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ तो आप मुझे वहाँ पोस्टिंग मिल जाएगी तो मैं उसको थोड़ी अच्छे से तैयार करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट है, तो आप जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट है, हिंदी में कन्वीनियंट है, हिंदी को रीजनल लैंग्वेज चूज़ कीजिए। इंग्लिश में कन्वीनियंट है तो इंग्लिश को रीजनल लैंग्वेज चूज़ कीजिए, ठीक है ना। या अदर किसी लैंग्वेज में कन्वीनियंट है तो अदर कोई लैंग्वेज चूज़ कीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। ये जो डोमेन नॉलेज है, ये वाला सेगमेंट देख रहे हैं, तो रीजनल लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इसके जो डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में शो होंगे। अगर आप हिंदी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो आपको डोमेन नॉलेज के जो 30 क्वेश्चन है वो
हिंदी में शो होंगे। आप अगर सपोज़ बंगाली चूज़ करते हैं तो डोमेन नॉलेज के 30 क्वेश्चन आपको बंगाली में शो होंगे, या आप मान के चलिए आप जो भी रीजनल लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें डोमेन नॉलेज के 30 क्वेश्चन उसी में ही शो होंगे, उसी रीजनल लैंग्वेज में। बाकी ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या रहेगा, वो बाइलिंगुअल रहेगा। ये हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पिछली बार क्या था, जनरल इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी था, जनरल हिंदी में 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी था, रीजनल लैंग्वेज में 10 में से 4 नंबर लाना कंपलसरी था। इस तरीके से आपको अलग अलग 4 नंबर लाना कंपलसरी था तीनों में। बट इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, एक बहुत ही अच्छी बात करी है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स इंग्लिश की वजह से फेल हुए थे लास्ट टाइम टीजीटी में भी, क्योंकि 10 में से 4 नंबर नहीं ला पाए थे। इन्होंने बोला है कि भाई 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज, टोटल 30 नंबर है। तो 30 का 40% यानी कि 12 नंबर बैठते हैं। तो 12 नंबर आप जो हैं वो ले आइए 30 में से। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इंग्लिश में 0 नंबर लेके आए हों, चाहे आप हिंदी में 0 नंबर लेके आए हों, या आप जो रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट किए उसमें 0 नंबर लेके आए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल 30 में से 12 नंबर आपके आने चाहिए। तो जो रीजनल लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होगा वो आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से ज़्यादा होगा। आप सपोज़ हिंदी को रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे उससे थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे आपके रीजनल लैंग्वेज हिंदी के क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो आपका टीयर 2 है, मेन वही है कि टीयर 2 तो बिल्कुल पीजीटी की तरह आपका जो टीयर 2 है उसमें आपके 1:10 के अगेंस्ट वैकेंसीज़ के अगेंस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको 1:10 एक पद के सापेक्ष 10 लोग बुलाए जाएंगे और आपको सेम उसी पैटर्न पे अपना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब मेंस एग्ज़ाम देना है। उसमें आपका टीयर 2 देना है। टीयर 2 में आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, जो कि टोटल 40 और 60 यानी कि 100 नंबर के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मेंस के आधार पे होगा। ये यानी कि ये वाले जो 100 नंबर हैं, ये वाले जो 100 नंबर है इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव 40 हैं उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप मान के चलिए हॉस्टल वार्डन आपका 100 नंबर का देख लीजिए वो है। इसमें मैं इस वीडियो में जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नॉन टीचिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो मैं नॉन टीचिंग पर इसमें बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। नॉन टीचिंग के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है 1 mark shall be awarded to every correct answer and 1/3 marks shall be deducted for every incorrect answer. Unanswered questions will not be given any marks. तो जो आप गलत आंसर देंगे उसके लिए 1/3 जो है वो मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। तो टू आंसर ए क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू मार्क 1 option OMR corresponding to the diagram, filling up the darkening 1/3 in case for misprinting। ये वो तो ये है। और सब्जेक्ट ये सिलेबस आपका दिया गया है। सिलेबस मैंने शेयर भी कर दिया है टीजीटी पीजीटी का हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए। EMRS की भर्ती से जुड़े हर इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर होती रहेंगी, सबसे पहले शेयर होंगी। बाकी आप ये फॉर्म वगैरह फिल करने की इन्फॉर्मेशन है। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया है, पिछली बार आपसे जो परसेंट मतलब मिनिमम कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं थी, बस बोला था पीजी पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपसे कहीं भी ये नहीं मांगा गया था कि आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। बट इस बार जो है आपके ये कंडीशन जोड़ दी गई है कि आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स, बीएड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं या वाइस प्रिंसिपल
हैविंग 9 years कंबाइंड एक्सपीरियंस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल, यानी कि पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के पास के रूप में जिसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस हो या पीजीटी के लेवल पे 12 साल का एक्सपीरियंस हो, वो लोग एलिजिबल हैं। तो जैसे केवीएस में था कि पहले 8 साल था, फिर उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया गया प्रिंसिपल के लिए, सेम इसमें भी वही हुआ है कि पहले 8 साल वाले एलिजिबल थे पीजीटी रूम में, बट अब उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया गया। तो 12 साल आपको पीजीटी रहना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल होंगे प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी की एज लिमिट आपकी 40 साल रहने वाली है, जो कि फर्दर रिलैक्सेबल है अलग अलग कैटेगरीज में। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। लास्ट टाइम ये 50% मार्क्स की कोई मतलब कंडीशन नहीं थी, बट अब जो है वो जोड़ दी गई है, 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। बीएड होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में। अब मैं एक चीज़ बता दूं इसमें, देखिए साथियों, कहीं भी यहाँ पे ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं बोला गया है कि आप ने ग्रेजुएशन में हिंदी या इंग्लिश पढ़ा हुआ हो। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन में अगर आपने अन्य विषय भी पढ़े हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग से नहीं बोला गया है कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश पढ़ा हुआ हो। तो ये एक राहत भरी खबर है हिंदी और इंग्लिश के कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट, क्योंकि अन्य विषयों में ये कंडीशन जोड़ दी गई है कि ग्रेजुएशन में आपने वो विषय पढ़ा हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स में एमएससी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा हो। केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री पढ़ा हो, और एमएससी केमिस्ट्री में। पीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास एमएससी मैथ होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपने के पास एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, साथ में आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। बायो के लिए आपके पास जूलॉजी बॉटनी वगैरह में एमएससी होनी चाहिए, साथ में आपने जूलॉजी बॉटनी वगैरह ग्रेजुएशन में पढ़े हो। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपने इन हिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री प्रोवाइडेड दैट द हिस्ट्री स्टडीड एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपने पीजी हिस्ट्री में किया हो और आपने ग्रेजुएशन जो है वो उसमें ग्रेजुएशन में अपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ हो। ऐसी ज्योग्राफी में आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो, और ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ा हो। पीजीटी कॉमर्स में आपने कॉमर्स से पढ़े कैंडिडेट स्टडीड अकाउंटेंसी एंड बिजनेस, तो एमकॉम होना चाहिए, और उसने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ जो है वो ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। एमकॉम इन इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी सीएस आईटी एमसीए एमई एमटेक एलिजिबल हैं 50% मार्क्स के साथ। इसमें जो है बीएड नहीं मांगा गया है, तो एक बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि जो केवीएस की और एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें बीएड जोड़ दिया गया था, इसमें बीएड नहीं जोड़ा गया है। तो इस बार भी आप लोग पीजीटी सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी सीएस या एमसीए वाले कैंडिडेट्स जो हैं। टीजीटी के लिए 35 इयर्स एज लिमिट है, और जो कि फर्दर रिलैक्सेबल है। और इसमें टीजीटी में मैं आपको बता देता हूं कि टीजीटी में पहले आपके एज मतलब परसेंटेज वाला कोई क्राइटेरिया नहीं था, बट इस बार परसेंटेज वाला क्राइटेरिया जोड़ दिया गया है, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, मतलब आपके पास एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए उसमें, और जो कंसर्न सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपके पास 50% होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बैचलर, आप इसको देख लीजिए, बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड आल्सो इन एग्रीगेट। तो आपके पास मतलब सभी विषयों में 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, सभी विषय मतलब जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट हैं, और टोटल भी होना चाहिए। इसके साथ साथ बोला गया पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट इन एनी स्पेशलाइजेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हैड स्टडीड सब्जेक्ट मेंशनड नॉट बिलो द मेंशन इन नोट बिलो द ग्रेजुएशन लेवल 3 years इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी इंस्टीट्यूशन। तो फिलहाल ये अलग बात है, और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो इसमें एक चीज़ साथियों मैं टीजीटी में बता देता हूँ कि
अगर सपोज़ आपके पास ग्रेजुएशन में वो 50% वाला क्राइटेरिया आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन में वो विषय पढ़ा हो। तो अगर ग्रेजुएशन में वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो पीजी अगर आपके पास है उस सब्जेक्ट में, सपोज़ आपका हिंदी के लिए है, आपने हिंदी में अप्लाई करना है, ग्रेजुएशन में नहीं बन रहा है, पीजी में बन रहा है, तो भी आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए। आपका सीटेट होना चाहिए पेपर 2 क्वालिफाई, और सीटेट सर्टिफिकेट आपका कट ऑफ डेट से पहले इशू होना चाहिए। और अलग अलग विषय के लिए देख लीजिए, हिंदी में आपके 3 सालों में हिंदी विषय होना चाहिए, इंग्लिश के लिए 3 सालों में इंग्लिश, मैथ के लिए आपके पास 3 सालों में मैथ होना चाहिए, और फिजिक्स आपने कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से एक विषय आपने कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ा हो। टीजीटी साइंस के लिए बीए ऑनर्स फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले टीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल नहीं है। टीजीटी साइंस के लिए आपके पास मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी रहा हो, साथ में आपने केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ा हो 2 सेमेस्टर कम से कम। फिर टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास देखिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस में से, और उसमें से एक सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना कंपलसरी है। उसके अलावा दूसरा विषय जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस में से कोई सा भी हो सकता है। और ये बोला है ऑल 3 ईयर्स समझ गए हैं, और मेन सेकंड सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर, और जो दूसरा विषय है आपने कम से कम 1 साल तो पढ़ा हुआ ही हो। पहले क्या मांगते थे कि आपके जो दोनों विषय हैं वो आपने 3 साल पढ़े हों, पहले ये मांगते थे, बट अब ये बोल दिया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन के 3 साल में पढ़ा हो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से, और बाकी जो दूसरा विषय है वो आपने 1 साल पढ़ा हुआ हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। और टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए भी आपको रीजनल लैंग्वेज में ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीसीए होना चाहिए, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यानी कि बीएससी, सीएस या आईटी होना चाहिए, या बीई, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। और ये बोला है कि इसमें बीएड नहीं मांगा गया है टीजीटी में, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। दूसरी बात, इसमें आपका जो वो है क्या कहते हैं सीटेट वगैरह भी नहीं है, क्योंकि बीएड नहीं मांगा है, तो अब बड़ी राहत वाली खबर है कि, और बाकी बोला है कि आगे आपको प्रमोशन लेना होगा तो बीएड चाहिए होगा, तो बीएड वो बाद में किया जा सकता है। आर्ट टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, ये वो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे आर्ट टीचर के लिए यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों को एलिजिबल कर दिया गया है, तो यानी कि बीए ड्राइंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, सिर्फ बीएफए वालों को एलिजिबल करते, इस पर कोर्ट केस वगैरह दुनिया भर का ड्रामा हुआ है। तो ये जो है अब बीएफए, बीए सब एलिजिबल हैं। साथ में एक मज़े की बात ये है कि बीएड नहीं मांगा गया है, तो बीए ड्राइंग वाले जो हैं वो सारे एलिजिबल हो गए हैं इसमें। तो म्यूज़िक टीचर के लिए आपके पास म्यूज़िक ये बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में है 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। और लाइब्रेरियन के लिए आपके पास BLIS और BLIB यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। और फिर बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए, और हॉस्टल वार्डन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, अकाउंटेंट के लिए आपके पास मतलब BCom होना चाहिए, GSE के लिए 12th पास होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड या हिंदी में 30 वर्ड होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th क्लास होना चाहिए प्लस डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैब टेक्निक, या 12th क्लास साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपका बाकी चीज़ें इसमें वो है सब वो दे दिया गया है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात बोली गई है, तो SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, और जो हमारी वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स है TGT और PGT के लिए, बाकी और किसी पोस्ट में नहीं।
तो यहाँ पे बाकी चीज़ें दे दी गई है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड, तो ये EWS है, EWS का सबको पता है। और OBC का आप लोगों को पता है कि ये 27% रिजर्वेशन है, और आपका NCL सर्टिफिकेट जो है 2024-25 की इनकम के आधार पे इशू होना चाहिए। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से बोलूँगा जो OBC वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना OBC का नया सर्टिफिकेट बनवा लें इस फॉर्म को भरने से पहले। बाद में बहुत लड़ाई चलती है, इसका बहुत ड्रामा चलता है। तो जो भी OBC वाले कैंडिडेट्स हैं इसका नया जो है अपना जो क्या कहते हैं उसको, अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लें नॉन क्रीमी लेयर वाला, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और PWD के सर्टिफिकेट्स में भी प्रॉब्लम थी, तो इस बार पूरा फॉर्मेट्स दे दिए गए हैं PWD के सर्टिफिकेट के भी। और ये आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट, ये आपका OBC के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ये आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है उनका फॉर्मेट है, और ये आगे स्क्राइब वगैरह के फॉर्मेट्स हैं। और इन सब चीज़ों पर हमने बात कर ली है। तो फ़िलहाल ये है, बाकी सारी चीज़ों पर टीचिंग पोस्ट की मैं बात कर चुका हूँ, नॉन टीचिंग पोस्ट की हमने इस वीडियो में बात नहीं की है। तो आप लोग जो हैं अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। और अब डिस्क्रिप्टिव है तो सीधी सी बात है NCERT पढ़नी पड़ेगी, आंसर लिखने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए, क्योंकि सारी जो आगे की इन्फॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम पर कन्वे की जाएगी। और इस वीडियो को आप, डिटेल वीडियो है, इस वीडियो को जो भी अपने TGT PGT एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। जो भी क्वेरी है कमेंट कीजिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, टेलीग्राम आपके कोई सवाल है तो टेलीग्राम पे भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।